Vananchal TV24 Live. This program, Bake Off, is sponsored by RDS Public English Medium School, बरगावा नामकुम। नमस्कार, मैं हूं दीपक नाग। आज वानांचल टीवी की तरफ से एक प्रस्तुति करने जा रहे हैं, एक छोटा सा डिबेट शो, जिसमें ये हमें कुछ डिबेट में ऐसे कुछ मुद्दे को मैं ज्वलंत मुद्दे पर रखना चाहूँगा जो झारखंड का होगा, और इसमें देखूंगा कि हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो इस पर अपना क्या राय रखते हैं। हमारे एक्सपर्ट भी होंगे यहाँ में, वो भी अपना क्या लास्ट में विचार रखते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमान से आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ है, मेरे बाएं में बैठे हैं पवन साहू जी, जो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरे दाहिने बैठे हैं आपका सुरेश बैठा जी, जो कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय महामंत्री है। और मेरे बाद में काला कोट पहन के जो बैठे हैं मनोज कुमार सिंह जी, ये अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हमारे झारखंड के स्टेट चीफ है। नमस्कार। तो मैं अभी कुछ चीजों को रखता हूं। जो पहला जो मेरा मुद्दा रहेगा, जो हमारे झारखंड में खास करके जो चुनाव अभी कुछ समय बाद आने वाली है, लोकसभा भी आएगी, उसके बाद हमारा विधानसभा भी होने वाली है। तो हम सबसे पहले ये बात को इन लोगों के सामने रखूंगा और इन लोगों का भावना को मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 2024 में अब की बार किसकी सरकार, ये जो नारा लगा के आते हैं जनता के सामने, तो अब की बार क्या बोलेंगे जनता को लुभाने के लिए, उनके सामने क्या बोलेंगे? क्योंकि हर बार ऐसे होते हैं कि जनता के सामने बोलते हैं तरह तरह की बातें राजनीतिक दल के लोगों, और उसके बाद वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसी थी अवस्था वैसे ही रह जाती है। देखा गया है कि 22 साल के आयु जो हमारे झारखंड का है, इस 22 सालों में सत्ता की परिवर्तन हुई है, लेकिन व्यवस्था की कोई परिवर्तन नहीं हुई है। मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगा, हमारे चूंकि यहाँ यूपीए का सरकार चल रही है हेमंत जी के, तो मैं सबसे पहले सुरेश बैठा जी से ये जानना चाहूंगा कि आप अपनी बार इस बार के चुनाव जो आने वाली है, तो उसमें आपकी पार्टी किस तरह के लोग बातें को उठा लेकर आइएगा, मुद्दे को लेकर आइएगा जो जनता पर विश्वास करेगा। जैसे कि आपने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार में लेकर आइएगा, बीच जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम आज के दौर में ये कह सकते हैं कि आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज लोग किसान बेहाल है, आज लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2014 का चुनाव जब लोकसभा का हुई, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने पूरे लोक लुभावन भाषण दिए। उन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम करेंगे। हमारी जब सिलेंडर गैस थी 450 रुपया, आज 1150 रुपया हो गया है। पेट्रोल का दाम थी 60-65 रुपया, आज 100 रुपया हो गया। डीजल का 100 रुपया हो गया है। उन्होंने कहा था कि भाई प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। आज तक उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं? प्रत्येक किसान, प्रत्येक घर में 15-15 लाख रुपया उन्होंने देने का वादा किया था, आज तक नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक का अभी जो आंकड़ा है, करीब 22,000 बेरोजगार नौजवानों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया है, जो कि अब तक नहीं हुआ है। अभी तक उतना में मात्र 7 लाख नौजवानों को, यहाँ के युवक को नौकरी, सरकारी नौकरी मिली है। ये है, तो बहुत सारे मुद्दा है। नौकरी के नाम पे आप देख रहे हैं कि अग्निवीर है। अब अग्निवीर भाई 4 साल की अग्निवीर के नौजवान को नौकरी देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम 16 साल तक नौकरी देते थे जब यूपी की सरकार थी, जब थल सेना, नौसेना, चाहे वायुसेना, ये तमाम तरह का प्रत्येक वर्ष बहालियां होती थी, वैकेंसीज होती थी। आज इसमें लड़के लोग जो बहाली में शामिल होते थे और उसको रोजगार मिलता था। आज रेलवे में भर्ती कम नहीं हो रही है, आज रेलवे के वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। आज बैंक का जो होता था, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो होता था, वो सारी चीज बंद है। तो ये आज देखिए सारे लोग बेरोजगार नौजवान सड़कों पे है, किसान बेहाल है, किसान रोडों पे है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि मोदी जी का जो घोषणा था अब तक करते आए हैं, वो सारा विफल है। अच्छा, आप क्या कहते हैं पवन जी इस मामले में? मोदी जी इसका मतलब इनके हिसाब से मैं अगर देखता हूँ या सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं कि मोदी जी पूर्ण रूप से विफल है। धरातल में उनका कोई छवि नहीं है, जो बोलते हैं वो हो नहीं पाता है, खाली बड़बोल की मामला होती है। तो आप क्या बोलते हैं कि ये सही कह रहे हैं? देखिए, इनके बात से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ।
क्योंकि आज नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे देश में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा उठाए हैं और वैश्विक दृष्टि से भी नरेंद्र मोदी सर्वोपरि हैं। जहां तक जिन बातों का इन्होंने उल्लेख किया है कि रोजगार की बातें हैं, तो रोजगार मिली है और अभी लाखों वैकेंसियां हैं जिनको भरने की प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बीच में एक बार रोकूंगा, फिर आप शुरू कीजिएगा। अग्निवीर का बात था, मैंने कुछ ऐसे युवाओं से मुलाकात किया है जिसको अग्निवीर का जिन्होंने गया था वहां में, उनसे सुनने में आ रहा है कि वो सिलेक्शन होने के बाद उन्हें घर पर बैठाया गया है। तो क्या ये बात सच है या उसका प्रक्रिया शुरू हो गया, उनका बहाली भी शुरू कर? नहीं, बिल्कुल। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नियुक्ति पत्र भी दिया है 75,000 युवाओं को, अग्निवीरों को। जो भी ये बातें आ रही है गलत बातें हैं। जो भी उन्होंने घोषणा किया उन घोषणाओं का अमली जामा को नहीं दिया गया है, अमली जामा पहनाया गया। देखिए, जहां तक बात है अग्निवीरों का, तो आप समय समय पर देखिएगा विश्व के जो भी शक्तियां हैं या जो विश्व के जो भी देश हैं, अपने जो आर्मी सेक्टर में जो भी चीजें में बदलाव करने की बात है, कहीं 27 वर्ष तक नौकरी है, कहीं 26 वर्षों तक है, चाहे अमेरिका की बात देखिए, चाहे ब्रिटेन की बात देखिए, इन सब विषयों को लेकर भारत में भी बदलाव हुआ है। और अब एक खून जो होता है लड़ाई करने का, चाहे संघर्ष करने का, वो 25 से 26 वर्षों तक होता है। तो इसके बाद क्या करेंगे वो? इनके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। हमारे देश में रोजगार के सारे चीज बैठे, सब मशीनरी में ग्रोथ चल रहा है, क्या करेंगे वो? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी अग्निवीर से जो वापस लौटेंगे, केंद्र सरकार उनका तो पेंशन का भी कोई सिस्टम नहीं जो है। पैसे देंगे उसके आधार पे कोई भी वर्क वो शुरू कर सकते हैं। आज के डेट में जब भी वो करेंगे 4 साल बाद, जबकि वैल्यू बहुत घट रहा है, जो 100 रुपया आज है 2 साल बाद हो जाएगी। क्यों? पेट्रोल 100 रुपया पहुंच गया, गैस 1100 रुपया पहुंच गया। आपको क्या लगता है वो पैसे से सारे लोग क्या व्यापार करेंगे? सब बेचेंगे तो खाएंगे कौन, खरीदेंगे कौन? ये सवाल तो उठता है। और एक सवाल जो उठता है कि कुछ लोग अगर मानिए कि उसमें से गए जो व्यापार नहीं करना चाह और ऑलरेडी फुल ट्रेंड है डिफेंस में, ऐसे लोगों को नहीं लगता कि हमारे देश में डिरेल हो जाए और गलत दिशा में चल जाए, जो मुश्किलें और पैदा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें जो भी बातें उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों में कुछ परसेंट जो ऐसे जो चुन कर आएंगे उनको फिर से रखा जाएगा और जो बाकी बचेंगे वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं महारत हासिल होगा और तैयारी करेंगे, चाहे IAS भी बन सकते हैं, कोई भी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इन सब विषयों को लेकर इसमें आदमी बहुत कुछ कर सकता है। मैं सुरेश बैठानी से पूछना चाहूंगा, आपकी सरकार चला रही है यूपीए की, झारखंड को लेते हैं, झारखंड में आपने क्या किया? आपके सरकार ने क्या किया? अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ किए हैं जो दिखाइएगा। देखिए, जब झारखंड बनी 2000 नवंबर में, हाँ, तो लगभग 17 साल 16 से 17 साल भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। हाँ, इन 15-16 साल कम नहीं होता है। हाँ। इन सालों में ना ये लोग नियोजन नीति बनाया, ना ये स्थानीय नीति बनाया। आप अभी भी मैं आपसे एक मत नहीं, आप उल्टा गिना रहे हैं। उल्टा के रखा। आप आज जब यूपीए की सरकार बनी, हाँ, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया था, प्रयास किया है। अभी देखिए 1932 का हम लोग मेडिकल वाले विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 1932 का नियोजन मेडिकल यहाँ का अस्तित्व का लड़ाई का हम लोग झारखंड बना था कि बिहार से अलग इसलिए हुआ था कि यहाँ के किसान मजदूर, यहाँ के बेरोजगार नौजवान को यहाँ को रोजी रोजगार मिले। मिला क्या? नहीं मिला क्या? लेकिन वो लोग गए हैं हमारे 2021 में विधानसभा में साइकिल से 4 चक्कर तक आ गए हैं, मजदूर आया क्या साइकिल से पैदल आ गए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा ये मामला में कोर्ट चले गया। आपका पारा का मेडिकल के लोग आकर यहाँ में मुख्यमंत्री के घर में धरना दे रहे हैं, इनको लाठी चढ़ महिलाओं तक का हालत खराब हुई है। अब बताइए, आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज होती है, स्वास्थ्य के लोगों का कर्मी में स्वास्थ्य का क्या अवस्था झारखंड में, ये तो आपको मालूम है क्या ये अवस्था है। तो उस जगह में स्वास्थ्य कर्मियों को जब आप ऐसा कर रहे हैं, चलिए उसमें कुछ गाइडलाइन बनाइए कि भाई ठीक है, हम सब लोगों को नहीं ले पाऊंगा जो तुम्हारे में क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, क्योंकि वैकेंट तो है, जगह तो वैकेंट है। मैं ये तो जानते हैं आपका जब लड़ाई जब विधायकों की या मंत्रियों का वेतन बढ़ाने का होता है ना, तब ये कोई नहीं लड़ते हैं, सब बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन जब पैसा वहाँ पैसा खर्च नहीं होता है, वहाँ में पैसा कहाँ जाता है में। लेकिन जब किसी
जरूरतमंदों को पारा का जब अब बहाली कर लिया 17 साल 15 साल जब जो जीवन दे दिया, अब जो 40 साल उम्र में कौन रखेंगे उनको? उनका जब कुछ करने के बाद आती है तो आपके पास बजट नहीं है, आपके पास नियोजन नीति नहीं है, आपके पास क्या है वो बताइए? आपका आप लेके क्या जाइएगा लोगों के पास? उसी से वो रिलेटेड है, वो भी रिलेटेड है। पारा टीचरों का हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। देखिए आंगनबाड़ी सहायक जो सेविका लोग थी उनका हम लोग 9,500 वेतन बढ़ाने का काम, जबकि 15-16 साल तक ये लोग 2,500-5,000 में ये काम करते थे, जिसको हम लोग आपको क्या लगता है? 8,000-9,000 पेमेंट पर टीचर को दिया जाता है, जिसको हम लोग 22,000-24,000 में हम लोग पेमेंट देने काम कर रहे हैं। जो पुलिस लोग जो कितने मिला है 22,000? हाँ मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। ये स्वास्थ्य वाले के लिए क्यों नहीं ये मिल रहा है? ये स्वास्थ्य वो मुद्दा जो पारा टीचर का पारा मेडिकल का बात अभी आपने रघु मैं बता रहा हूँ आपके पारा मेडिकल का जो मामला अभी आया है उसको भी नियमित करने का प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से। कितना दिन लगता है? लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है? नियोजन नीति के लिए ये कमेटी बनी है। देखिए 1 महीना के अंदर में हम लोग नियोजन नीति लाएंगे और अभी कुछ होने वाला नहीं है, चुनाव के जितने भी लोग हैं कर्मी उन लोग को भी नियमित करने का काम करेंगे। एक बात बताओ आप लोग, मैं दोनों से सवाल पूछना चाहूंगा। नियोजन नीति का बात करते हैं, आप लोग क्या नियोजन को नरेगा का जो नियोजन नीति है उसको क्या नियोजन मानते हैं? क्या रोजगार है क्या नरेगा का? अस्थायी रोजगार पर रोजगार मानते हैं? सरकार की ये दोनों सरकार से मैं पूछ रहा हूँ, ये सरकार कैसी है और ये मनरेगा आज नहीं होता तो आज किसान लोग बेहाल रहता, आज उसके पास खाने यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश में। जी आपके पार्टी का देश में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा था जय जवान और जय किसान। और हमारा झारखंड में जहाँ किसान का, मैं सोचता हूँ ग्राम प्रधान देश है हमारा झारखंड, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, तो किसान को किसी पर ही ये है। और आज के डेट में हमारे देश से पलायन है, हमारे राज्य से पलायन है लोगों का, ये तो मानते हैं। तब तो कोविड में रहना पड़ा, हवाई जहाज में, पानी जहाज में, ट्रेनों में, बसों में। तो आपके बोलिएगा तो भाजपा के समय में दोनों के समय में रोजगार का कुछ नहीं हुआ है। आपको भी मैं बोल रहा हूँ, झारखंड जो है जो कि मजदूर जो बाहर फंसे हुए थे, जिसको माननीय मैं बोलना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी ने जो है प्लेन में मैं बोल रहा हूँ आपको दोनों सरकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस है चाहे यूपीए की सरकार है, जब ये बनी है, आप देखिए मधुपुरा, इन लोगों ने मधुपुरा को जबरदस्ती करके बनाया। आज राज्य का हश्र क्या हुआ, बदनामी पूरे देश में मधुपुरा का किस प्रकार से हुआ, इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे? तो कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे। आज उसके एक मंत्री जेल में है या जेल से बाहर है, कोई कस्टडी में है। तो उसी तरह अभी आप देख सकते हैं जिस प्रकार इन्होंने झूठा वादा, खोखली वादा करके इन्होंने किसानों को पहले दिग्भ्रमित किया, युवाओं को दिग्भ्रमित किया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी तक श्वेत पत्र जारी करें कि कितने युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया। आप ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं। भाई साहब, आप पंचायत चुनाव कराए, किसी भी ओबीसी को आरक्षण आपने दिया क्या? अभी आप नगर निगम को चुनाव कराने जा रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हैं कि हम इसको देखेंगे, न्याय संगत करेंगे। क्या हो सकता है? तो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि ओबीसी का आरक्षण जब भी अगला चुनाव होगा, आप तो करते हैं, क्यों नहीं किए? नहीं, आप तो ये नारा देते हैं कि ओबीसी को हमने आपने हटाने का काम 27% आरक्षण दे रहे हैं और जो 27% से 14% आपने किया। यात्रा हमने 27% है, हम लोग ना आपने इसको क्यों नहीं सरकार से 27% सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। बात करते हैं हम लोग ने रोका तो आपने चुनाव 1750 करोड़ रुपया ये आपने सरकार ने किसानों को माफ किया है। आप किसान निधि किसान सबसे पहले आते के साथ जो रघुवर सरकार प्रति एकड़ 5,000 किसानों को रुपया दे रही, तो सबसे पहले आपने उसको बंद किया। क्या किया किसानों के लिए आपने? मैं एक किसान हूं, मैं जानता हूं किसानों का दर्द। मैं जब बाजार में जाता हूं, 14 कुंटल मैंने मकई लेकर बाजार में गया और उसका खरीदार कोई बाजार में नहीं था, मैं वापस घर लेके आया। किसानों का दर्द के बारे में कांग्रेस क्या जानेगा? जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ का खनन को, यहाँ का बालू को, अभी आज के अखबार में आप देखें रेलवे पुल के सामने से बालू का
किस तरह से आपने चोरी करवा रहा है। अभी लोहरदगा की घटना हुआ, लोहरदगा में पुलिस पर हाथ छोड़कर ट्रैक्टर को गाड़ी लेकर ले गया। बड़का गांव में आपका विधायक है, उन्होंने ट्रैक्टर छुड़ा रखा है। तो कुल मिलाकर माफियाओं के हाथ में अभी सरकार है। आप देख सकते हैं पूरा स्थिति क्या है। आज परिस्थिति क्या, लाइन ऑर्डर कुछ नहीं है स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर में। आप भूमिका की हत्या होती है, एक बार मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आता है कि आप धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। किसी भी हिंदू का हत्या होता है आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। आज बरी के अंदर में घटना हुआ, रुपेश मिश्रा का हत्या हुआ, आपने कुछ क्या किया? आज हमारे जिला के महामंत्री दिलीप जी, हमारे जिला के महामंत्री दिलीप नाथ जी थे, उन पर 8-10 दिन पहले यहाँ पर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। राज्य सरकार का कोई बयान अभी तक नहीं आया। रोजगार की बात है, बताइए 5 लाख जो आपको रोजगार आप 3 साल हो गया, 3 साल में आप कितने लोगों को रोजगार दिया? आपने बोला था कि 2 लाख कृषि लोन माफ होगा। बताइए ना 10 सालों में माफ हुआ। आप बताइए ना कितने लोग को रोजगार बैठा जी, अभी आपकी सरकार है, आपसे लोग पूछेंगे। 3 साल हो रही है, हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने काम में 100% युवाओं को रोजगार दिया, जिसको आपने समाप्त कर दिया। यही है आपका रोजगार में सरकार चला रहे हैं, आपको रोजगार नहीं दे रहा है, आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। आप लोग दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे, कुल मिलाकर तो ये तो सामने निश्चित रूप से आ रहा है कि दोनों ही सरकार के समय रोजगार की कोई, क्योंकि MOU वगैरह सही ना, पहले जो जब से झारखंड बनी है ना तब से साइने हो रही है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं, उस पर ब्याज करोड़ों रुपया की गई है। यहाँ खोलेंगे, ये वहाँ खोलूंगा, ये बार हुई है। झारखंड में ना क्या होता है ना, वो मुंगरीलाल की हंसी से हमने ना ये बहुत ज्यादा दिखाया था, क्योंकि हमारे झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में ना लोग बहुत सीधा है, सीधे लोगों के बीच में ना कोई भी हंसी कहानी बोली है वो मान जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अब की क्या करेंगे, हम तो जाएंगे तो फिर कुछ कहानी बोल देंगे। हर राजनीतिक दल के लिए बात है। अब मैं मनोज जी से जानना चाहूंगा कि कोई इसके बीच में ऐसा कोई रास्ता सिस्टमेटिक हो सकता है, तो पार्टी का लेवल से बाहर की बात कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसे तरीका से सिस्टम बनाए या कुछ करे व्यवस्था तंत्र में, कि कोई गाइडलाइन लेते तैयार नहीं हो सकता कि जिससे कि ये जो चीज चूक जाता है, घोषणा करते हैं, निश्चित रूप से कुछ तो तरीका होगा, अगर मैनिफेस्टो पार्टियों का रहता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स से आप लोग फील्ड में जाते हैं ना, तो आपके पास समस्या बहुत आती है, लोगों के बीच में बहुत समस्या आती है, आपको पास भी बहुत समस्या आती होगी। आपको लगता है कि सारा चीज को देख के आपको क्या लगता है कैसे क्या होना चाहिए? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि हम लोग चूंकि ह्यूमन राइट्स से हैं, और ह्यूमन राइट्स में बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की जो भी चीज़ है वो लोगों को मिलना चाहिए। और ये थोड़ा अफसोस तो जरूर लगता है कि 22 वर्ष हो गया, 23 वर्ष हो गया झारखंड को बने हुए, एक तरह से जन्म लेके युवावस्था तक झारखंड पहुंच चुका, और उसको बहुत कुछ मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नीतियों में कमी तो है। अदरवाइज देखिए, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको रोजगार का अधिकार है, आपको भोजन का अधिकार है, ये सारा अधिकार आपको प्राप्त है। अब ये चीज तो सरकारों को देनी है। अब ये सरकार कैसे देगी, ये नीति को नहीं को तय करनी है। हम समझते हैं, हम लोग जैसे कहीं भी जाते हैं तो अभी भी हम लोग गांव से ही घूम करके आ रहे हैं, सुदूर 40-45 किलोमीटर गांव के अंदर से होकर के आ रहे हैं। लगता है कि जैसे जब देश आजाद हुआ और तब से लेके आगे अगर गाँव में घरों को देखिए, वहाँ का कल्चर को देखिए, वहाँ का व्यवस्था को देखिए, तो आपको लगेगा कि पता नहीं 70 वर्षों में भी 75 वर्षों में पता नहीं क्या कुछ हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। हाँ, कहीं कहीं बिजली सड़क थोड़ा थोड़ा काम हुआ, लेकिन इसको और बेहतर होना चाहिए था। बच्चे आज भी अशिक्षित हैं। अब बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ की छोटे छोटे बच्चे हैं, शिक्षा का अधिकार, उनको शिक्षा मिलना चाहिए। पहले क्या था कि सरकार ने पहले गाँव में करीब करीब जो पहाड़ों के ऊपर भी अगर गाँव है तो उसके आसपास 1 कमरे का 2 कमरे का विद्यालय को रखा था कि बच्चे वहाँ जाए और पढ़े। लेकिन झारखंड में सरकार ने समय समय पर क्या किया कि मर्ज कर दिया, इस स्कूल का इस स्कूल का इस स्कूल का, और वहाँ पे पढ़ाई बंद हो गई। सरकार वहाँ सोचने लगी कि नहीं, टीचर्स अगर ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो हमारा पैसा लॉस होता है,
सोचना ये चाहिए था कि बच्चों का शिक्षा कैसे होगा, इस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं दिया। और शिक्षा बहुत जरूरी चीज है किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए। हम समझते हैं कि सरकार को इस पर बहुत बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। कैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, कैसे लोगों तक एजुकेशन पहुंचे, इस पर उनको फोकस करना चाहिए। जरूरी हो तो मोबाइल एजुकेशन भी करना चाहिए कि जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ हमारे लोग जाएंगे, जाकर के उसको एजुकेट करेंगे। जैसे कि आंगनबाड़ी के माध्यम से थोड़ा जरूर सरकार प्रयास कर रहा है कि वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन आंगनबाड़ी खुला, उसका जो देखने को होना चाहिए कि सचमुच में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, सचमुच में बच्चे जा रहे हैं कि नहीं, जिनको जिम्मा पढ़ाने का वो पढ़ा रहे हैं, ये देखने वाला कोई नहीं। जब ऑनलाइन का टाइम हो, क्योंकि हम लोग जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं, बहुत जगह ये सब चीजें देखने को नहीं दरअसल और बहुत जगह क्या है कि अभी हम लोग गए थे हाल ही में, ये धुरवा में अपना एक छोटा सा जगह है, 60-70 घरों का एक नायक टोली है, बहुत गरीब लोगों का मोहल्ला है। वहाँ हमने देखा कि नायक टोली से सीधे जगन्नाथपुर मंदिर के पास में एक विद्यालय है जहाँ लोग जाते हैं। अब 5 साल का बच्चा वहाँ जा नहीं सकता है। अब वहाँ पे जो है एक कोई कम्युनिटी हॉल नहीं, कोई आंगनबाड़ी नहीं, कोई एकल विद्यालय नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इसलिए नहीं है कि उसको अनऑथराइज्ड कॉलोनी मानती है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कुछ कर नहीं सकते हैं कि मंत्रिमंडल से जब कोई चीज कोई भी जब गठन करते हैं, नीति बनाते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स लेवल से जब नीचे आते हैं, जब गंगा से गंगोत्री से गंगा बहकर आता है तो भटक जाता होगा। यही कारण तो नहीं रहा कि व्यवस्था तो नीचे लेवल ग्रासरूट में आगे लोग उसको गलत ढंग से इसको प्रस्तुत हो जाता है, दब जाता है। देखिए मेरा मानना है कि जहाँ से गंगा निकली है, अगर वो गंगोत्री अच्छा हो जाए, अच्छा, तो नीचे सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा, पूरा पानी तक ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, अगर 10 बजे से ऑफिस को खुलना है, अगर बड़ा जो पदाधिकारी है उस कार्यालय का अगर 10 बजे वो आ जाएगा, तो नीचे का सारा स्टाफ 10 बजे आपको मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, ये सिस्टम की बात है। वहां ठीक होना जरूरी है, नीचे अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे जो भी बच्चे हैं जहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं है, बच्चों का कोई गलती नहीं है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है, ऑथराइज्ड कॉलोनी में है, गरीब के घर में है, अमीर के घर में, उसको एजुकेशन का राइट है, उसको मिलना चाहिए। ये कोई भी सरकार यूपीए की हो या एनडीए की हो, ये व्यवस्था उसको करनी चाहिए। और झारखंड में बहुत ये सारा चीज का संभावना है। एक जो सबसे बड़ी संभावना झारखंड में, जिसको मैं समझता हूँ कि सरकारें थोड़ा देखी कर रही है, झारखंड अपने आप में सौंदर्य से भरा हुआ है, और इसका यदि वो दोनों सरकारें कोई भी जो अगर इसका पर्यटन को बढ़ावा दे दे, तो बाहर से मैं समझता हूँ कि बाहर से लोग भी आएंगे और अर्थ की भी व्यवस्था होगी और पैसे की भी कमी नहीं होगी। इतना पर्यटन का यहाँ बढ़ावा है, संभावना बहुत संभावना है। इतना नदी नाला पहाड़, इतना खूबसूरत जगह। आप कश्मीर का देखेंगे, आप झारखंड में कश्मीर देख सकते हैं। पौराणिक कथा, तो इस पर काम होना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं दोनों ही लोगों को, भाजपा और कांग्रेस के लोगों से, कि जिनकी भी सरकार हो, थोड़ा आपसी ये सारा चीज से हट करके पॉजिटिव तरीका से, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। धन्यवाद। मैं अभी एक नए टॉपिक पर जाना चाह रहा हूँ। जो मुद्दा है अभी हमारे सामने जो करप्शन पर है, ये करप्शन जो है ना कि झारखंड में हमेशा रहा है। झारखंड जो है नाजों का जगह है, मतलब यहाँ बहुत सारा हमारे संसाधन बहुत है जमीन के नीचे, जहाँ हम खड़े हैं बैठे हैं, इसके नीचे भी बहुत प्राकृतिक ने बहुत हमें तमीर बनाया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जमीन के ऊपर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। और राज्यपाल का एक बयान आया अखबारों में कि कोयले माफिया जो यहाँ पे बेखौफ जो चलते हैं, काम करते हैं, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाती है, उस पर रोक क्यों नहीं होती है। मैं सबसे पहला ये सवाल करना चाहूँगा, आप पवन साहू जी, आपके सरकार भी रहा है और धनबाद कोयलांचल पर तो फिल्म भी बन गई है, टेलीफिल्म्स वगैरह कुछ बनी है कोयलांचल की घटना माफियाओं का। तो ये हमेशा इस तरह का होता है, तो क्या सरकार के लोग, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि सरकार के ब्यूरोक्रेट्स में भी ऐसे लोग हैं, जिसमें पूजा सिंघल वाली बात भी आई ना, तो वहाँ के लोगों का ऐसा सरल रहता है, ऐसे और भी लोगों के सारे लोग नहीं कुछ तो होंगे। तो इस तरह का इसका अंकुश कैसा लग सकता है, पहले आप बताइए कि इसमें आपकी सरकार के समय भी ऐसा रहा है और आज भी हो रहा है, तब तो राज्यपाल बोल रहे हैं। इस पर रोक लगने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमारे संसाधन जो है सरकार के पास रेवेन्यू की जगह किसी माफिया के जेब में जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि सरकारें मेरी भी रही है, लेकिन जब हमारी सरकार थी तो इसमें कुछ अंकुश था। मैं नहीं कहूँगा कि पूर्णतः अंकुश था, कुछ अंकुश था।
लेकिन पूजा सिंघल तो तब जब ये सरकार बनी हाँ। तब आप समझ सकते हैं, चाहे वह साइकिल के माध्यम से हो, चाहे रिक्शे के माध्यम से हो, कैसे कोयले की चोरी होती है। इसके कोयला चोरी में ही कई जो पहले गोमिया के जो इनके कार्यकर्ता थे, जेएमएम के विधायक जो थे, वो जेल गए, उनकी सदस्यता गई ड्यू टू कोयला। इस तरह से अब धनबाद के क्षेत्रों में देखेंगे तो निश्चित रूप से जो माफिया है उनकी पकड़ सरकार तक है, और जिसके कारण से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो एसपी अभी वर्तमान सरकार में पैसे दे के जा रहे हैं, तो चाहेंगे कि उतना पैसा हम इकट्ठा करें और पैसे भी कमाएं। थानों की बोली लग रही है इनकी सरकार में। आज परिस्थिति क्या है थाने का आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे पशु तस्करी ने उसमें हमारे जो दरोगा को थाना कुचल के रख दिया। आज उस पर इन्होंने क्या किया। अभी घटना एक जमशेदपुर का हुआ। तो किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स या जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं सरकार के साथ मिलकर बेखौफ किस तरह से तस्करी कर रहे हैं, इसके कई एक उदाहरण हैं। इसमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा और इनको रोकना पड़ेगा। राज्य संसाधनों से भरपूर पड़ा है, प्राकृतिक संसाधन राज्य में इतनी ज्यादा है, जिसकी जिस प्रकार से लूट हो रही है, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो। अभी आप साहेबगंज में देख सकते हैं कई इसके नेता इनके जेल में है, और इसकी आज बहुत जल्द जिस प्रकार से इन्होंने स्टेट को लूटा है, यहाँ के संसाधन को लूटा है और अपने खजाने को भरा है, ये जनता भी जवाब देगी आने वाले चुनाव में, और इन लोगों को भी सजा होगा निश्चित रूप से। आपको क्या लगता है जो बालू पर, गिट्टी पर, पत्थरों पर जो रिलीज का रोक हुआ है, लेकिन चोरी बदस्तूर जारी है, नहीं तो डेवलपमेंट सेक्शन वर्क नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है सरकार जो यूपीए की रोकी है, हेमंत सरकार ने जो रोक लगाई है, क्या इससे उसका मंशा क्या है, पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे मंशा ये है कि अपने माफियाओं के माध्यम से उसकी तस्करी कराना। इतनी बालू घाट है, इतने दिन हो गया, दशहरा के बाद उसका ये होना चाहिए था, लेकिन अभी तक डाक होना था, अभी तक क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या कारण है? खुद सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व है। आपके सरकार पर पूरा दोष जा रहा है। आप क्या कहते हैं? ये जो राज्यपाल ने, राज्यपाल का जो कहना है, पवन जी ने कहा है कि कुछ ब्रेक था, पूर्ण रूप से क्यों नहीं लगाया? 15 साल से आप कुछ में ही क्यों अटके रहे? पूर्ण रूप से 16 साल में लगा दिए होते ताकि राज्यपाल को बोलना नहीं पड़ता। मतलब किस तरह का राज्यपाल जी को आज बोलना पड़ा, क्यों बोलना पड़ा? कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो गड़बड़ को ठीक करने के लिए हम तो मांग करेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी से, जिसे कि बाबूलाल के टाइम का पीरियड, अर्जुन मुंडा के टाइम का पीरियड, रघुवर दास जी के टाइम के पीरियड का, जितने भी माइनिंग सेक्टर में जितने लोगों को माइनिंग दिया गया, आवंटन किया गया, बड़े बड़े खदान दिया गया है, उसकी जांच हो, उसके नाम प्रकाशित की जाए। उसमें देखिएगा अधिकतर लोग यही भाजपा के लोगों का नाम आएगा। एकदम सच्चाई में बता रहा हूं। तो काम यहाँ लूटने का काम शुरू से हुआ है। हम ये मानते हैं कि अभी बालू वाला मामला जो आया, कोयला वाला मामला, ये एक दिन का नहीं है, ये पुराना बीमारी है। हम हेमंत सोरेन जी से भी कहूंगा, मुख्यमंत्री साहब से कि आप विभाग के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, इस पर जल्द से जल्द अंकुश लागे, और आपको धन्यवाद देंगे राज्यपाल जी को भी और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी कि खनन उत्खनन किसी भी जो है गैर तरीके से ना हो। इस पर भी आ जाएगा, आप पर उपायुक्त एसपी साहब उनके साथ परसों दिन बैठक हुई, डीसी साहब लोग साथ, और इस पर अंकुश लगना ही चाहिए, चोरी रुकना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीए का टाइम का हो, नेता हो या कार्यकर्ता हो या एनडीए के टाइम का, इस पर अंकुश लगे, हम ये मांग करते हैं। चलिए, एक बात तो अच्छी लगी कि दोनों जो हमारे साथ में बैठे हैं यहाँ में, हमारे जो गेस्ट हैं, दोनों चाह रहे हैं कि सिस्टम में बदलाव हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग दोनों अच्छे अपने अपने लेवल से प्रदेश लेवल पर हैं। आप लोग इसको लेकर कभी भी अपने अपने स्तर से इसका विरोध में आए हैं क्या? कभी भी बच्चे को भी देखा होगा पापा अगर शराब पी लिया ना तो उनके खिलाफ में खड़ा होता है।
आप लोग कभी खड़े हुए हैं कि अपने अपने सरकारों में, या तो चलिए विपक्ष है, विपक्ष भी तो कुछ बोलता नहीं है, अब तो विपक्ष भी सामने नहीं उतर इस मामले में, बताइए तो आपने सऊदी आप बताइए तो आप लोग इसका कोई धरना प्रदर्शन कुछ किए हैं क्या? नहीं, हम लोग जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, सभी जितना मेरा संगठन के डिस्ट्रिक्ट है 513 मंडल है, सभी मंडलों में हम लोग धरना प्रदर्शन भ्रष्टाचार को लेकर किए हैं और इस सरकार के खिलाफ किए हैं। नॉन स्टॉप आप लोग कभी किए क्या? देखिए, हमारा एक तो कोरम होगा और भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्रहित पहले देखता है, उसके बाद पार्टी का हित देखता है। मामला है ना, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं या जितना आंदोलन किया है, कांग्रेस के लोग कभी किया है क्या? बात बताओ, कांग्रेस के लोग कभी किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोगी दल आंदोलन? में हो, कांग्रेस सहयोगी दल और ये में बोल रहा है कि भाजपा के लोग इन्वॉल्व है, आपकी सरकार है, विपक्ष जी, इनकी सरकार है, यदि भाजपा के खिलाफ लोग लगे हैं इसमें इन्वॉल्व है तो जांच करानी चाहिए इनको, तो हम तो और मांग कर वापस रहे हैं। लानी चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं। बोलने से नहीं होगा ना। हम तो लिखित आप रघुवर दास के बारे में इतने आरोप लगाए, कैसे कर दिया, वैसे कर दिया, लेकिन आपकी सरकार है, आपकी जांच किया, क्यों नहीं किया? अभी तक क्यों नहीं किया आपको? जनता को गुमराह क्यों किया नहीं है। किया आपको? हमारी पार्टी किस बैठता है? संज्ञान है, पार्टी पर बात रखा गया है, पार्टी पर तो पार्टी वाले इतने स्लो है क्या, जो कछुआ चल रहा है क्या? कितने दिन लगता है? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बेटा बोला टिकट को हर हाल में रोका जाए, इस पर हम लोग अरे हर हाल में रोक रहे थे, हवा वाली बातें कोई बोलता है कि हम चुनाव आता है तो सब बोल देता है आपका ये होगा वो तरीका। धरातल में आपके आपने कभी इस पर कभी संज्ञान में लेकर आज मैं आपके चैनल में आया हूँ, आपके यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हर हाल में अवैध खनन रुकना चाहिए। इसके लिए आप प्रयास कीजिएगा निश्चित रूप से क्योंकि आप यहाँ के विधानसभा का प्रत्याशी भी रहते हैं, जी। ठीक है, तो आपका तो ये आपको तो एक एजेंडा भी होना चाहिए, करप्शन आपको उसमें खिलाफ में आपको बोलना भी चाहिए। जनता के लिए आप नहीं बोलिएगा तो जनता के लिए आप कहाँ लड़िएगा, है कि नहीं? एनीवे धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर बात मौजूद मिलते हैं और कुछ नए सवालों के साथ। धन्यवाद।